गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम इन न्यू सेशन। हमारे फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के अंदर एक हमारा सब्जेक्ट है जो कि सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जिसके अंदर इसको शॉर्ट में हम SAPM सब्जेक्ट कहते हैं। और इस सब्जेक्ट के अंदर हम सिक्योरिटी एनालिसिस करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ते हैं। और ये हमारे फाइनेंस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल पार्ट्स भी हैं और जिसको हम SAPM के अंदर कवर करेंगे। SAPM के अंदर जो यूनिट फर्स्ट है वो है इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट का। और इसके अंदर जो हमारी यूनिट है, इसके अंदर जो हमारा पहला जो टॉपिक रहने वाला है वो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट की मीनिंग और उसके सिग्निफिकेंस। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि द इनकम नॉट स्पेंड ऑन कंजप्शन इज डिफाइंड एज सेविंग। सेविंग इज़ द एक्ट ऑफ नॉट कंज्यूमिंग ऑल ऑफ वंस करंट इनकम। वट एवर इज़ नॉट कंज्यूम आउट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम इज़ बाई डिफाइनिंग सेविंग। फार्मूला क्या है इसका? द इकोनॉमिक सेविंग इक्वेशन इज सेविंग इज इक्वल टू डिस्पोजेबल इनकम माइनस कंजप्शन। अगर हम इनकम की बात करें, जब हम इनकम की बात करते हैं और जब हम सेविंग्स की बात करते हैं, तो हमने ये इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ा था। मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा से एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ मैं इसके रिगार्डिंग, एक बार आपको वापस से बता देता हूँ कि जो इनकम आते हैं जो हम कंजप्शन पे स्पेंड नहीं करते, मतलब हम जो इनकम हमने हमारी है उसके रिगार्डिंग जो भी हमने कंजप्शन करने थे वो कर लिया, और जिन इनकम पे हमने कंजप्शन नहीं किए वो हमारी क्या हो जाती हैं? सेविंग्स हो जाती हैं। और सेविंग्स ये एक रोल प्ले करती है कि जो भी हमारी करंट इनकम है उसमें से जो भी हमने कंज्यूम कर लिया है, उसके बाद जो हमारे पास बचा वो हमारी सेविंग है। तो हमने जो नॉट कंज्यूम किया था वो हमारी डिस्पोजेबल इनकम से वो हमें सेविंग देती है। तो इसको मैंने एक फार्मूले से बता रखा है कि सेविंग का मतलब क्या है कि जो भी मेरी डिस्पोजेबल इनकम है, कि जो भी मेरी टोटल इनकम है उसमें से अगर मैं अपनी कंजप्शन को हटा देता हूँ, मीन्स मैं अपने खर्चों को हटा देता हूँ, जो भी मैंने खर्च कर दिया अपने कंजप्शन पे और अपनी इनकम में से, उसको हटाने के बाद जो मेरे पास बचता है वो मेरी क्या होएगी? सेविंग। अगर हम मोटिव्स की बात करें तो सेविंग्स के जो मोटिव्स हैं वो दो हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, कि दे आर सर्वर मोटिव्स विच इंक्लूड पीपल टू सेव। दे कैन बी ग्रुप्ड अंडर इनटू टू हेडिंग्स, पावर टू सेव और विल टू सेव। अगर हम वैसे तो सेविंग के बहुत सारे मोटिव हैं, लेकिन पीपल ने सेविंग के रिगार्डिंग दो मोटिव्स इंपॉर्टेंट बताएं। तो पहला जो है वो है पावर टू सेव। पावर टू save depends upon the level of income which a person earns. In case of a nation, power to save depends on the proper utilization of natural resources. It is because when the income is low, then almost the whole amount is spent on the meeting the bare necessities of life. So saving is very nominal. But in case of high income, no one can save his likes because he has got the surplus income over consumption. पावर टू सेव का मतलब यहाँ क्या समझ रहे हैं हम, कि पावर टू सेव ये डिपेंड करता है हमारी इनकम का कितना लेवल है, कि पर्सन कितना अर्न कर रहा है। इस केस के अंदर हम ये देखते हैं कि एक नेशन के अंदर कि जो भी पावर है सेव का, वो डिपेंड करता है कि हम नेचुरल रिसोर्स का कितना प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। क्योंकि जो अगर हमारी इनकम लो होगी तो हम जो स्पेंट है अपना किसी भी चीज़ पे, हम जो पैसा खर्च करने वाले हैं वो भी हमारा अमाउंट है वो बहुत कम हो जाएगा, और सिर्फ हम अपनी जो लाइफ की नेसेसिटीज़ है बस उन पे ही पैसा खर्च करेंगे। तो हमारी जो सेविंग्स है वो बहुत नॉमिनल होती हैं। और अगर हम ये देखें केस कि अगर हमारी इनकम हाई है तो हम जो सेविंग जो पार्ट है उनको लाइक नहीं करते, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी हमारा कंजप्शन हो उसे ज़्यादा हम करें, उस पैसा खर्च करें, या ज़्यादा हम पैसा इन्वेस्ट करें कहीं और जगह, तो जो हमारी सरप्लस है इनकम के रिगार्डिंग वो हमारी गेन हो। नेक्स्ट है हमारा सेकंड है विल टू सेव। द विलिंगनेस टू सेव इज इन्फ्लुएंस बाय द सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन विच आर एज अंडर। जो विलिंगनेस है सेव करने की वो इन्फ्लुएंस होती है हमारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन से, जो कि हम नीचे अब पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट में। तो अगर हम सब्जेक्टिव कंसिडरेशन की बात करें तो पहला है फोरसाइट। People save money as a provision against some unforeseen circumstance which might be arise in the future. A few other accumulate wealth of their dependents. All these prudential consideration can be constituted as the heading foresight.
फॉरसिट का मतलब यहाँ क्या समझना है कि पीपल जब कोई मनी को सेव करता है उसका ये प्रोविज़न होता है कि वो अपने फ्यूचर के अराइज को, मतलब अपने फ्यूचर को देख के क्या करता है कि मेरे को फ्यूचर में ये करना है, मुझे फ्यूचर में वो करना है, मेरे को अपने बच्चे की शादी में पैसा लगाना है, या मेरे को एक अच्छा मकान बनाना है, मुझे एक फ्यूचर के अंदर एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, है ना, मेरी मेरी सारी फिजिकल फैसिलिटीज़ पूरी को होनी चाहिए। तो उसको देखकर जब कोई पीपल मनी को सेव करता है अपने अनफॉर्सिन सर्कमटेंसेस को फ्यूचर में डिसाइड करके, तो वो फॉरसिट होता है। और इसके इसके थ्रू हम ये एक्यूमुलेट करते हैं कि हम ये करते हैं कि एक तरीके से ये एक पर्सन का एक डिपेंडेंट वेल्थ बन जाए, मतलब कि एक उसकी संपत्ति बन जाए बाद में आगे आगे जाके फ्यूचर के अंदर, क्योंकि वो आगे फ्यूचर के लिए सोचेगा तो उसके लिए उस अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उसमें वर्किंग करेगा, उसमें मेहनत करेगा, तो वो पैसा, जो भी पैसा है वो उन चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करेगा कि जो उसके बाद में ट्रांसफॉर्म होकर उसकी वेल्थ बन जाए। तो इसके कंसिडरेशन के रिगार्डिंग ये कॉन्स्टिट्यूट होता है कि ये हमारे फोर्सिट को बताता है, जो कि विल टू सेव का पहला सब्जेक्टिव कंसिडरेशन का पार्ट है। सेकंड है हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशन। अगर हम वेल्थ की बात करते हैं तो वेल्थ गिव्स अ पावर ओवर other men in the economic sphere and also political and social influence. The desire of the prestige, power and respect is social sphere and political life equates human being to save. जो वेल्थ है वो हमें पावर देती है, और जो मैन है वो एक इस इकोनॉमिक स्पेयर, मतलब कि इकोनॉमिक एरिया के अंदर अपनी पॉलिटिकल और सोशल को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि उसके पास वेल्थ पावर है, और उससे वो जो भी अपने डिज़ायर्स होते हैं उनको अपने प्रेस्टाइज से, पावर से या रेस्पेक्ट के थ्रू वो सोशल स्पेयर और पॉलिटिकल लाइफ को रन करता है। इससे क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग है वो सेव विलिंगली करती है। टेम्परामेंटल कंसिडरेशन, अब वो विलिंगली सेविंग क्यों कर रही है, क्योंकि वो उसको प्रेस्टाइज करके या पावर से या उसके पैसे के रुतबे से लोग क्या करेंगे, उसकी रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसके वेल्थ से लोग उसको पहचानेंगे, ठीक है, उसकी संपत्ति से उसको लोग पहचानेंगे, तो वो विलिंग है उसकी सेव करने की। थर्ड पॉइंट है हमारा टेम्परामेंटल कंसिडरेशन। दे आर अ फ्यू पर्सन हु सेव नाइदर फॉर देयर फैमिलीज नॉर फॉर देयर ओन यूज बट मैरली बिकॉज दे हैव एक्वायर्ड अ सॉर्ट और मैनिया फॉर एक्यूमुलेट द वेल्थ ऑफ इट्स ओन सीक। कुछ पर्सनस ऐसे होते हैं जो सेविंग तो करते हैं लेकिन अपनी फैमिली के लिए ना करके, ना अपने खुद की यूज़ करके लिए, लेकिन वो कुछ सेविंग्स करते हैं अपने कुछ मैनियाज बना के, उसके अंदर वो एक्यूमुलेट करते हैं अपनी कुछ वेल्थ बना सकें जिनको वो खुद पूरा कर सकें, ठीक है। जैसे टेम्परामेंटल क्वेश्चन है, जैसे मैं हूँ, जैसे मेरे फादर हैं, एग्जांपल मेरे फादर मुझे क्या देते हैं, पॉकेट मनी देते हैं। अब पॉकेट मनी को क्या कर रहा हूँ मैं, अपनी फैमिली पे भी खर्च नहीं कर रहा उसको, ना मैं अपने ऊपर खुद खर्च रहा हूँ, मैं वो पैसा जमा कर रहा हूँ, क्योंकि उससे मैं अपनी जो भी एक्यूमुलेशंस हैं या जो भी मेरी नीड्स हैं मैं उनसे उसकी उन पैसों से पूरी कर सकूँ। तो कभी भी मैं उस चीज़ को अपने सेविंग्स से लूँगा तो वो मेरी एक वेल्थ के अंदर वेल्थ में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो वेल्थ से क्या होगा मेरी वो वेल्थ है जो मैं खुद ही आउन सेक करूँगा, यूज़ करूँगा। सेक मीन्स यूज़ करूँगा, क्योंकि जैसे समझ लो कि मेरे फादर मुझे पॉकेट मनी देते हैं, उस सेविंग से मैंने एक बाइक ख़रीद ली। अब वो बाइक क्या हो गई, अब बाइक मेरे लिए एक वेल्थ हो गई मेरी, ठीक है। और उसमें उस पैसे को ना मैंने अपनी फैमिली पर खर्च किया और ना मैंने अपने खुद के ऊपर खर्च किया, है ना, बल्कि मैंने अपनी नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए, अपनी फैसिलिटीज़ को पूरा करने के लिए वो किया। तो वो मेरा क्या होगा, एक टेम्परामेंटल कंसिडरेशन होगा, जो मैं चाह रहा था, विलिंग कर रहा था कि मैं उस पैसे की सेविंग्स को कन्वर्ट कर सकूँ। नेक्स्ट होता है हमारा ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन। पहला है सिक्योरिटी ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी। इफ़ देयर इज सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन ए कंट्री देयर सेविंग इज इंकरेज्ड। अगर हम ये माने कि जो हमारी लाइफ की या प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी है कंट्री के अंदर, वो सेविंग से इंकरेज हो सकती है। अगर कंट्री के अंदर सिक्योरिटी होगी लाइफ की या प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी की होगी, तो उस कंडीशन में सेविंग हमेशा क्या करेगी, इंकरेज करेगी। सेकंड है हमारा फैसिलिटेट्स फॉर इन्वेस्टमेंट। इट फैसिलिटेट्स और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट हाउएवर देन सेविंग इज स्टिमुलेटेड। अगर हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट करके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं तो हम सेविंग्स को करेंगे, हम विलिंगली सेविंग्स को करेंगे। अगर लगता है कि आगे फ्यूचर में हम किसी चीज़ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके हम प्रॉफिट कमा सकते हैं तो हम लोग आज से ही उसकी सेविंग करना चालू कर लेंगे, वो मेरी विलिंगली सेविंग
में कन्वर्ट हो जाएंगी। तीसरा क्या है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी। मॉनेटरी स्टेबिलिटी आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द वैल्यू ऑफ मनी। देन सेविंग इज अ डिस्करेज एंड इफ द वैल्यू ऑफ मनी इज एक्सपेक्टेड टू राइज द सेविंग इज इंकरेज। मॉनेटरी स्टेबिलिटी क्या करती है कि जब हम मनी की वैल्यू के रिगार्डिंग पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले रोल करती है। जब हम मनी की वैल्यू को समझेंगे तब मॉनेटरी स्टेबिलिटी उसके अंदर बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि सेविंग को डिस्करेज करता है कि जो वैल्यू है मनी की वो एक्सपेक्टेड हो रही है कि उसकी वैल्यू आगे जाके ज़्यादा हो जाएगी। जैसे डॉलर आपने सुना होगा, तो लोगों को लग रहा है कि डॉलर की कीमत आने वाले फ्यूचर में और कंट्रीज से ज़्यादा हो जाएगी, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो लोग क्या करेंगे, उस मनी को, उस करेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करेंगे। तो इससे क्या होगी, सेविंग इंक्रीज होएगी। तो ये भी क्या है, एक विलिंग है पर्सन की कि वो चाहता है कि फ्यूचर के अंदर उस मनी की वैल्यू इंक्रीज होएगी तो मैं प्रॉफिट कमाऊँगा। और उसको जब प्रॉफिट कमाने का एक ग्रीडी हो जाएगी, लालच आ जाएगा, तो पैसा सेविंग करेगा। सेविंग एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज़ द वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस on the volume of saving. If the rate of interest is high, it generally induces people to save more money, and if it is low, the saving is discouraged. However, there will of course be a few people who will try to save more than the interest rate is low, save less when the interest rate is high, just to provide for themselves a certain annual income of for their old age or for their dependents. अब सेविंग का हम रिलेट कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अगर हम मानते हैं कि जो इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले रोल करता है, वो ये इन्फ्लुएंस करता है कि जो वॉल्यूम्स की सेविंग है उसको भी इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होएगी तो पीपल क्या करेंगे, मोर मनी को इंड्यूस करेंगे, मीन्स मोर मनी सेव करेंगे, क्योंकि उस पर उनको क्या मिल रहा है, हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है। एंड इफ़ इट इज़ लो, द सेविंग इज़ डिस्करेज। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होएगी तो लोग सेविंग नहीं करेंगे। मान के चलो कि अगर बैंक के अंदर, एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ आपको, कि मान के चलो कि बैंक अपने इंटरेस्ट रेट घटा दे, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दे, तो क्या आप बैंकों में सेविंग्स करेंगे? नहीं करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि अभी कि बैंक्स में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, बैंक्स में हमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, तो लोग क्या करेंगे, बैंकों में पैसा जमा करेंगे, सेविंग करेंगे। उनको पता है कि फ्यूचर में उस पर उनको हाई इंटरेस्ट रेट मिलती है। However, there will be of course be a few people who will try to save more than the interest rate is low, save when the interest rate is high, just to provide for themselves a certain annual income for their old age of their dependents. वही मैंने आप लोगों को दोबारा मैं बता देता हूँ कि जो हम इंटरेस्ट के रेट के बेसिस पे हम सेविंग करते हैं, तो उसके भी यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जहाँ पे हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है मैं वहीं पे सेविंग करूँगा, क्योंकि उस इंटरेस्ट से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी जो एनुअल इनकम है उसको आगे और इंक्रीज़ कर सकता हूँ। मान के चलो मेरी 10,000 इनकम है और 10,000 पैसे में से मेरे 5,000 मैं अपने कंजप्शन पर खर्च कर देता हूँ। 5,000 में चाहता हूँ कि मैं जो पैसा मेरा बच रहा है इसको मैं कहीं बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ जहाँ मुझे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है। तो वो जो पैसा जो उसका इंटरेस्ट रेट में होगा तो वो उसको बाद में ओल्ड एज के अंदर उसको काम आएगा, जो कि दूसरे लोगों से डिपेंडेंट होने में उसको बचाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है, ये जो ऊपर का पार्ट था ये हमारे सेविंग से रिलेटेड था। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो इन्वेस्टमेंट से है। इन्वेस्टमेंट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग इन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। इन्वेस्टमेंट की जो मीनिंग है वो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में दोनों में डिफरेंट है। अगर हम फाइनेंस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट इज पुटिंग मनी इनटू समथिंग विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ गेन दैट अपन थ्रू एनालिसिस a high degree of security for the principal amount as the security of return within an expected period of time। अगर हम इसको फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो इन्वेस्टमेंट क्या है, इस इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हम मनी को ऐसी जगह रख दें जहाँ पे हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिले या ज़्यादा से ज़्यादा हमें गेन मिले। उससे ये हम एनालाइज करते हैं कि जो हमारी जो सिक्योरिटी है उस मनी के रिगार्डिंग वो हाई डिग्री पे पहुंच जाती है, क्योंकि हम एक प्रिंसिपल अमाउंट है जो वो उसको सेविंग करने के थ्रू हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आगे जाके इंक्रीज़ होएगी, और जो भी हमने सिक्योरिटी हमने रखी है वो उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। और उससे हमें ये भी एक्सपेक्टेड होती है कि हम
टाइम पीरियड पे, ये किस समय हमें उसके अंदर प्रॉफिट मिलेगा। इन कॉन्टेक्स्ट, पुटिंग मनी इनटू समथिंग विद एन एक्सपेक्टेशन ऑफ गेन विदाउट थ्रू एनालिसिस विदाउट सिक्योरिटी ऑफ प्रिंसिपल एंड विदाउट सिक्योरिटी ऑफ रिटर्न इज स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग। अगर इसी को हम समझें कि अगर हमने कोई मनी है उसको पुट कर दिया जहाँ पे हमें एक्सपेक्टेशन नहीं कि हम वहाँ पे प्रॉफिट कमाएंगे विदाउट कुछ एनालाइज किए हुए, तो जो भी हमारी प्रिंसिपल, जो भी हमारी सिक्योरिटी है प्रिंसिपल का के बिना, या हमारी जो भी सिक्योरिटी है रिटर्न के बिना, है ना, तो उसके अंदर हमने पैसा क्या है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के थ्रू हमने पैसा, बिना एनालाइज के थ्रू हमने पैसा कहीं ऐसी जगह लगा दिया जब हमें पता ही नहीं है कि वहाँ प्रॉफिट होएगा या लॉस होएगा। तो उस समय हमारे पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है हमारे प्रिंसिपल अमाउंट का, ना हमारी कोई सिक्योरिटी है वहाँ पे कोई रिटर्न का। तो उस कंडीशन में जो भी मेरा पैसा होएगा वो स्पेकुलेशन या गैम्बलिंग के अंदर हो जाएगा। मीन्स कि जैसे कभी कोई पर्सन है, अगर वो चाहता है कि मैं अपना पैसा किसी दूसरे टाइप से गेन करूं या दूसरे तरीके से मैं अपने पैसे को कन्वर्ट करूं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उस कंडीशन में वो क्या कर देता है, ऐसी एक्टिविटीज़ से जुड़ जाता है जहाँ पे उसको ये एक्सपेक्ट नहीं होता कि मैं वहाँ से प्रॉफिट कमाऊँ। बस उसको एक ग्रीडी होती है जो उसको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करती है कि उसको उसके अंदर ये एक्सपेक्ट करवा देती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ के थ्रू पैसा कमाएगा, लेकिन उसके अंदर उसके अमाउंट की, उसके प्रिंसिपल अमाउंट की, उसके मूलधन की कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है, ना कि उसको रिटर्न की सिक्योरिटी होगी, क्योंकि जो उसने पैसा लगाया है वो उसको वापस मिलेगा भी या नहीं। इन्वेस्टमेंट इज़ रिलेटेड टू सेविंग और डिफरिंग कंजप्शन। जो इन्वेस्टमेंट है वो सेविंग से रिलेटेड है लेकिन कंजप्शन से डिफरेंट है। इन्वेस्टमेंट इज़ इन्वॉल्व इन मेनी एरियाज ऑफ द इकोनॉमी सच एज बिजनेस मैनेजमेंट एंड फिनेंस, वेदर फॉर हाउस होल्ड फर्म्स और गवर्नमेंट्स। इन्वेस्टमेंट हर एरिया के अंदर इन्वॉल्व है इकोनॉमी के अंदर, और साथ साथ ये बिज़नेस मैनेजमेंट और फिनेंस के अंदर भी इन्वॉल्व है, और जिसके अंदर हम हाउस होल्ड्स की क्या इन्वेस्टमेंट्स होती है, फर्म्स की क्या इन्वेस्टमेंट होती है, और गवर्नमेंट्स की क्या इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर हम इनको देखते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ लेते हैं इन्वेस्टमेंट के क्या होते हैं। तो अगर हम देखें तो दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के मेन। तो पहला क्या है कि इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिटर्न, कि हमारी जो रेट ऑफ, मैं पैसा, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टमेंट करना, कि मुझे रेट ऑफ रिटर्न है वो ज़्यादा मिले। और दूसरा क्या है कि जहाँ भी मैं पैसा इन्वेस्ट करूँ और वहाँ से मुझे जो रिस्क है वो मुझे कम से कम मिले। आप बैंकों में पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि मुझे वहाँ रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिलेगा और वहाँ मेरे पैसों की सिक्योरिटी भी रहेगी, मेरे को किसी तरीके की रिस्क नहीं रहेगी। तो जो इन्वेस्टमेंट का दो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिटर्न एंड रिड्यूसिंग द रिस्क। अदर ऑब्जेक्टिव आर आल्सो लाइक सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अगर हम अदर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारे पास तीन ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है, सेफ्टी, लिक्विडिटी और हेज। हेज मीन्स होता है कि किस तरीके से हम रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। हेज का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास को हमको लग रहा है कि इसके अंदर रिस्क है, इसके अंदर पैसा करने से हमें रिस्क, इसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व है, इसके अंदर अनसर्टेनिटीज़ हैं, तो उसके अंदर हमने पैसा लगा दिया तो हम को ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि उसके बदले में हमें कुछ रिटर्न में मिलेगा। तो जब हम रिस्क को अवॉइड कर देते हैं तो वो हेज के अंदर कर देते हैं, जो कि इन्फ्लेशन से अगेंस्ट होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि पहला क्या है इन्वेस्टमेंट का, वो है रिटर्न। इन्वेस्टर ऑलवेज एक्सपेक्ट अ गुड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। हर इन्वेस्टर ये चाहता है कि वो जो भी पैसा लगा रहा है, कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, तो उससे वो एक्सपेक्ट करता है कि ज़्यादा अच्छा से अच्छा उसको रिटर्न मिले। अगर हम रिटर्न का फॉर्मूला देखें तो जो भी हमारा एंड पीरियड वैल्यू है और उसमें से हम बिगिनिंग पीरियड वैल्यू को घटा देते हैं और डिविडेंड को ऐड कर देते हैं, और उसके डिवाइड में हम डाल देते हैं कि जो हमारी अभी की बिगिनिंग पीरियड वैल्यू क्या है, ठीक है। और उसको 100 से जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास उसका क्या आ जाता है, रिटर्न आ जाता है कि हमें क्या, जैसे मान के चलें कि मेरी एंड पीरियड वैल्यू है 50,000 और मेरी बिगिनिंग पीरियड वैल्यू है 40,000। तो 50 माइनस 40 कितना हो गया, 10,000, और 10,000 मेरा क्या है, डिविडेंड। तो मेरे कितने हो गए, 20,000। और उसको जब मैं, जो हमारा बिगिनिंग था, अगर, हाँ ना, तो बिगिनिंग हमारा क्या था, 40,000।
तो 20,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 50%। 50% का मतलब हमें उसमें क्या हो रहा है रिटर्न हो रहा है। ठीक है। सेकंड हम पढ़ेंगे रिस्क ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज रिलेटेड विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअल रिटर्न बिकमिंग लेस देन द एक्सपेक्टेड रिटर्न। रिस्क क्या है? रिस्क होता है जब हम कोई सिक्योरिटीज़ को होल्ड करते हैं, उसको रिलेट करते हैं कि उसकी एक्चुअल रिटर्न की प्रोबेबिलिटी हम किस तरीके से देखें और उसमें हम किस तरीके से जो भी हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं उनको कम से कम करें, क्योंकि जिसके अंदर ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होती है उसके अंदर रिटर्न भी ज़्यादा होता है। आप मान के चलें कि जिसके अंदर अनसर्टेनिटी, जिस चीज़ को करने में ज़्यादा रिस्क है तो उसका रिटर्न भी आपको ज़्यादा ही मिलेगा। अगर आपका प्रोबेबिलिटी या आपकी प्रोबेबिलिटी बन रही है, आपकी चांसेस बन रहे हैं तो। अदरवाइज़ अगर आपको अनसर्टेनिटी नहीं है, अगर आपको रिस्क से एक्सपेक्टेड नहीं है कोई भी रिटर्न की, तो आप हमेशा लॉस ही खाएंगे। तीसरा क्या है? लिक्विडिटी। इफ़ द पोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट कुड बी कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट मच लॉस ऑफ टाइम इट वुड हेल्प द इन्वेस्टर मीट द इमरजेंसीज। अगर हम माने कि जो भी हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस जो भी हमने कोई भी अपनी इनकम का एक पोर्शन इन्वेस्टमेंट कर दिया और वो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि हमारा टाइम भी बहुत कम बचेगा। और इन्वेस्टर क्या करेगा कि जो भी पैसा उसने कन्वर्ट कराया है, जो भी इन्वेस्टमेंट पैसा उसने कराया है, अब मान के चलें आप अपने बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए, इन्वेस्ट किए, आपने 50,000 बैंक में इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है। तो आप जो ने पैसे जो इन्वेस्ट किए हैं आप उसको कैश में जल्दी से कन्वर्ट करा सकते हैं। आपको बैंक वाले 50,000 रुपये कैश में दे देंगे जब आपको किसी तरीके की इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। जब कभी इमरजेंसी में आपको रिक्वायरमेंट होगी उस फंड की, तो आप जाके बैंक से उसको विड्रॉल करा लेते हैं। स्टॉक आर लिक्विड ओनली इफ़ दे आर कमांड गुड मार्केट बाय प्रोवाइडिंग एडुकेट रिटर्न एंड थ्रू डिविडेंड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। स्टॉक क्या है? लिक्विड हैं क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो एक अच्छा मार्केट होता है उसके अंदर हम एक एडुकेट रिटर्न के लिए, मतलब अच्छे रिटर्न के लिए, उसके अंदर हम कुछ डिविडेंड्स होते हैं और जो भी कैपिटल एप्रिसिएशन है उनके थ्रू हम क्या करते हैं, अच्छा रिटर्न उनको मार्केट के अंदर देते हैं। तभी तो हम स्टॉक रखते हैं। अगर हम किसी गुड्स का स्टॉक रख रहे हैं तो वो हमारे लिए लिक्विड है, क्योंकि अगर हमारे पास स्टॉक रहेगा नहीं तो हम किस चीज़ को सेल आउट करेंगे, किस चीज़ को बेचेंगे, तो उससे हमें कोई रिटर्न नहीं होगा। अगर हमारे पास स्टॉक में कोई चीज़ है तो हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। सिंस देयर इज इन्फ्लेशन इज ऑलमोस्ट ऑल द इकोनॉमी रेट ऑफ रिटर्न शुड इंश्योर अ कवर अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो गया कि किसी इकोनॉमी में डाउन चला जाना, किसी इकोनॉमी का डाउन चला जाना। जब हम ये देखते हैं कि किसी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ जाता है तो जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ये इंश्योर करती है कि जो भी वो सारी किस पे डिपेंड हो जाती है? इन्फ्लेशन पे। अगर किसी कंट्री की इन्फ्लेशन डाउन जा रही है तो उस कंट्री की जो रेट ऑफ रिटर्न है वो भी डाउन जाएगी, वो भी कम होगी। तो मीन्स कि अगर रिटर्न ऑफ रेट ज़्यादा है किससे? रेट ऑफ इन्फ्लेशन से, तो इन्वेस्टर हमेशा लॉस खाएगा रियल टर्म में। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है और रिटर्न मतलब मीन्स कि रिटर्न कम है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो उस समय हमेशा प्रॉफिट वो कमाएगा। तो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन मीन्स जो भी रिस्क अवॉइडेंस होती है इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग, तो उसके अंदर अगर रिटर्न रेट ज़्यादा है इन्फ्लेशन रेट से, तो उस समय इन्वेस्टर हमेशा लॉस खाता है। तो आज की इस यूनिट के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा सेविंग और इन्वेस्टमेंट का। वहाँ पे हमने समझा कि सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है। उसके बाद हमने सेविंग्स के कुछ ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा। ठीक है। उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट के पार्ट्स को भी देखा कि इन्वेस्टमेंट क्या है। उसके बाद में हमने इन्वेस्टमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आपको ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई क्वेरी होगी वो आगे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।